हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा आवेशों के समूह या निकाय शब्द यूज करेंगे। उस निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हैं और उन आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर या किसी एकांक आवेश पर परिणामी बल का मान क्या होगा। देखिए, हमने कूलाम के नियम में इस बात की चर्चा की थी कि किसी भी आवेश पर किसी बिंदु आवेश के कारण परिणामी बल का मान F बराबर है के Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर। आर यहाँ पे उनके बीच की दूरी है, दो आवेशों के मध्य की दूरी है। ये हमने एकल आवेश के लिए लिया था। अगर एक से ज्यादा आवेश हो तो इस बात का ध्यान रखें कि दो आवेशों के मध्य किसी तीसरे आवेश के आने से उन दोनों आवेशों के मध्य परस्पर बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हम चर्चा करते हैं कि मान लीजिए ये निकाय है, एक आवेश यहाँ पे है Q1, एक यहाँ पे है Q2, कोई आवेश कहीं है Q3, यहाँ हमने मान लिया Qn आवेश है। एक निकाय है जिसमें n आवेश है, सारे बिंदु आवेश और स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है। हम ये चाहते हैं कि इस O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q0 रखा हुआ है। इसको हम एकांक धन आवेश का नाम देंगे, क्योंकि हम बिंदु आवेश या जो एकांक धन या जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं वो धनात्मक प्रकृति का हम लेके चलते हैं। अब हम क्या देखेंगे, इनकी स्थिति देखेंगे। पहले आवेश से इसकी जो दूरी है इस आवेश की, वो R01 नाम दिया हमने। ये स्थिति सदिश है, इन दोनों के बीच की दूरी। दूसरे आवेश से अगर इसकी दूरी देखें तो वो R02 नाम दे दिया हमने। तीसरे आवेश से इसकी जो दूरी है वो R03 नाम दिया, और nवें आवेश से जो इसकी दूरी है R0n नाम दिया हमने। कैसे भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, जरूरी नहीं है इसी स्ट्रक्चर का हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, माना एक निकाय जिसमें n आवेश क्रमशः कौन से हैं, n आवेश है, कौन से हैं, Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn है। इनके कारण O पर रखे Q0 आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है। यहां R01, R02, R03 डैश 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 R0n क्रमशः Q0 आवेश से इनके स्थिति सदिश हैं। क्रमशः शब्द का मतलब ये हुआ कि पहले आवेश की दूरी R01 है, R02 दूसरे की है, R03 तीसरे की है। इस तरीके से ये आवेश है। अब हमें क्या करना है, हम एक एक करके बल निकालेंगे, क्योंकि हमें इस विशेषता, इस गुण धर्म का ध्यान रखना है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। हम क्या करेंगे, Q1 आवेश के कारण Q0 पर विद्युत बल, इसका नाम हमने रख दिया F01। क्या नाम रख दिया, F01, यानी Q0 पर पहले आवेश के कारण बल है। सूत्र क्या है, K दोनों आवेशों के परिमाण और इनके मध्य दूरी है R01 इसका वर्ग, और दिशा हो जाएगी R01। ये एकांक सदिश है। यहां
R01 एकांक सदिश। इसका मतलब ये केवल दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार Q2, Q3 डैश डैश Qn आवेशों के कारण बल, जैसे इसका निकाला हमने कूलाम नियम का प्रयोग करके, वैसे इन सब के निकालेंगे। F02 इस बल को निकालेंगे। इसका मतलब हुआ कि F02 का मतलब है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं, 02 दूसरे आवेश यानी Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, K Q0 Q2 और इन दोनों के बीच दूरी है 02, इसका स्क्वायर और स्थिति सदिश आ जाएगा 02 का कैप। अब तीसरे आवेश के कारण Q3 के कारण क्या हो जाएगा, K Q0 Q3 बटे हुए दूरी होगी 03 और इसका परिमाण हो गया, इसकी दिशा हो जाएगी 03। इसी प्रकार F0n के कारण क्या हो जाएगा, K Q0 Qn, क्योंकि nवां आवेश और इनके बीच दूरी थी 0n का स्क्वायर और इसकी दिशा बता देगा। ये क्या, ये हमने क्या किया, अलग अलग बल निकाल लिए। अब यहां से हमारी बात चलेगी परिणामी बल। परिणामी बल ज्ञात करना है, ये इंपॉर्टेंट बात चलेगी हमारी, क्योंकि यही हमारा टारगेट था कि इन अलग अलग आवेशों के कारण तो हम कूलाम लॉ से बल निकाल लेंगे, लेकिन परिणामी रूप से Q0 बल जो आवेश है, इसके ऊपर कितने बल का अनुभव होगा, वो किस बात पे निर्भर करेगा, अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। अध्यारोपण सिद्धांत, मैं यहां इस सिद्धांत को भी समझा देता हूं आप लोगों को। अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है, देखिए किसी, ये यहीं इस चित्र से ले लें तो बिंदु आवेश Q0 पर लगने वाले परिणामी बल का मान अलग अलग आवेशों द्वारा लगाई गई विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सदिश योग का प्रयोग करना है, यानी अगर हमारी भौतिक राशि सदिश राशि है तो वहां अध्यारोपण का नियम लागू होगा। अगर भौतिक राशि सदिश नहीं है, अदिश राशि है, तो इसका प्रयोग नहीं होगा, वहां सिंपल अलजेब्रा लगता है, यानी बीज गणितीय योग होता है। तो इस सिद्धांत का प्रयोग करें। अतः F परिणामी जो बल है वो किसके बराबर हो जाएगा, F01 पहले का सदिश योग, दूसरे का, जितने भी यहां बल लगे हैं उन सब का सदिश योग होता है, डैश 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 प्लस F0n। ये हमारा सूत्र है। इसी को अध्यारोपण, ये अपने आप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए, तो ये परिभाषा लिख देंगे। अब ये सारे मान हमें पता है, सबके वैल्यू रख देंगे, यहाँ रखिए मान। पहले F01 का यहां से मान रख दें, F01 का तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q0 अपॉन R01 का स्क्वायर, ये सदिश ऊपर, इसके ऊपर निशान, और R01 की कैप। दूसरे का रखो, ये F02 है, ये क्या बन जाएगा, K Q2 Q0 अपॉन R02 का वर्ग, R02 की कैप। तीसरे के कारण लिखोगे तो Q0 Q3 R03 का स्क्वायर, R03 का कैप, और nवें के कारण लिखोगे तो K Q0 Qn
r0n का स्क्वायर और इसकी दिशा r0n से। इस तरीके से ये मान उठा के रखने आपको, ध्यान रखना कॉपी पेन लेके बैठे, साथ साथ इसको नोट्स बनाएं, साथ साथ लिखें, क्योंकि मेरा बोला हुआ, मेरा समझाया हुआ एक बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन रिवीजन करोगे तो आपको आपका लिखा हुआ काम आ जाएगा। इसलिए नोट्स जरूर बनाने हैं, कॉपी लेके बैठे। आपको अच्छा लगे हमारा चैनल, इसको सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों, आपको भी कोई वीडियो आएगा तो मिलता रहेगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट भी मिले, शेयर भी करें खूब। अब देखिए मैं इससे आगे चलता हूं। अब हमें क्या करना है, हमने परिणामी मान निकालना है। इन सब में जो भी कॉमन आए उसको कॉमन ले लेंगे। तो f बराबर है, आप देख पाएंगे k कॉमन है सब में, q0 भी कॉमन है, k q0 यहाँ है, k q0 यहाँ है, सबके पास आएंगे, कॉमन ले लें। जो बचे उसको यहाँ रखो। क्या बचेगा, q1 r01 का स्क्वायर और r01 की कैप। दूसरे के पास क्या बचेगा, q2 r02 का होल स्क्वायर r02 की कैप। तीसरे के पास बचेगा q3 r03 का होल स्क्वायर r03 की कैप, प्लस एंड प्लस ऑन। लास्ट वाले के पास होगा qn r0n का होल स्क्वायर r0n की कैप। अब देखिए ये एक सीरीज बनी हुई है, आप देखेंगे यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, ऐसे करके n तक कंटिन्यू प्रोसेस है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k q0, इसको सिमेशन की फॉर्म में लिख देंगे। सिमेशन का मतलब भी क्या होता है, योग होता है। जब भी कोई चीज एक ट्रेंड में चले, एक सीरीज में चले, तो उसका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, इकट्ठा रूप होता है, उसको लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये योग को बताता है। कहां से शुरू किया हमने, 1 से, और कहां तक गए हैं, n तक। 1 से लेके n तक गए हैं, क्योंकि पहला 1 है, ये 2, 3 और लास्ट में कहा गए n तक। और इसको हम एक सिंबल नाम दे देंगे i का मान 1 से शुरू किया और n तक। अब लिखना आगे कैसे है, पहली टर्म ले लो। पहली टर्म क्या है, q1, 1 की वैल्यू क्या है, i लिख दिया। r0, 1 की जगह i रख दिया, वर्क कर दिया। और यहां भी r0i का कैप और ब्रैकेट बंद। ये आपका परिणामी बल है। तो आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु आवेश पर परिणामी बल का व्यंजक बनाइए, तो आप इस तरीके से लिख देंगे। यही एक क्वेश्चन और बनता है, मैं उसको भी समझा दूं कि आपसे क्वेश्चन ये तो पूछ लिया जाए पेपर में कि आवेशों के निकाय के लिए परिणामी बल का व्यंजक बनाइए, तो इस टॉपिक को यहां तक बना देंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए, यहीं एक क्वेश्चन लिखा जाए आपके कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बनाइए। ये टॉपिक आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई नया तरीके से नहीं करना, यही बल वाला आप यहां तक ले आए। और बाद में यहां तक करने बाद देखिए मैं आंसर की बात करता हूं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप शुरू से वही क्वेश्चन उठा के लाएं जो मैंने अभी पढ़ाया आपको। यहां तक आ जाए तो फिर आपको लिखना है तीव्रता की परिभाषा से क्या था, तीव्रता E बराबर है F बटे Q0, जिस आवेश पे हम निकाल रहे हैं, और F का मान यहां से रख दें तो E का मान भी क्या बन जाएगा आपका, अगर देखेंगे तो K Q0 ब्रैकेट में ऐसे कैसा, इस टर्म को उठा लो, सिमेशन I इज इक्वल टू 1 से N QI अपॉन R0I का स्क्वायर और R0I का कैप, और इसको भाग देना है हमें Q0 से। Q0 से Q0 कट जाएगा, क्या बचेगा, मैं यहां लिख देता हूं, E बराबर है
के ब्रैकेट लगाओ, सिमेशन आई इज इक्वल टू 1 से n, क्यू आई क्या देगा यहाँ, क्यू आई यहाँ बन जाएगा r0 i का स्केयर और यहाँ बन जाएगा r0 i की कैप। ये आर्टिकल यहाँ खत्म हो जाएगा, यानी एक स्टेप आगे बढ़ा दो, आपके 2 क्वेश्चन क्रिएट हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, बहुल आवेशों का या अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में। मैं इसका एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, एक न्यूमेरिकल इसका समझाता हूं, आप इसको लिख लें। देखिए अब एक न्यूमेरिकल से मैं इसको खत्म करूंगा और काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। अब ये क्या कहता है, बहुल आवेशों के निकाय के कारण परिणामी बल का एक न्यूमेरिकल बताता हूं मैं। ये कहते हैं कि एक त्रिभुज दे रखी है, ये एक त्रिभुज दे रखी है आपको, और ये त्रिभुज ऐसी है ए बी और सी। मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं। क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज के सिरों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 रखे हैं। सभी समान परिमाण व प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के और समान परिमाण के हैं। इसकी भुजा की लंबाई L है। तो त्रिभुज के केंद्रक पर रखे Q आवेश ब्रैकेट में समान Q1 आवेशों के या सिरे पर रखे गए आवेशों के समान प्रकृति, सिरे पर रखे आवेशों के समान प्रकृति ये ब्रैकेट में लगा दी। रखे आवेश Q आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या कहता है ये। अब हम बात कर लेते हैं चित्र से। मैं एक बार और क्वेश्चन पढ़ता हूं। ये कहता है एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसके सिरे हैं ए, ये ए है, ये बी है, ये सी मान लिया। यहाँ पे आवेश Q1 रखा है, यहाँ पे Q2 रखा है, यहाँ पे Q3 रखा, और ये सारे समान प्रकृति के और समान मान के है। Q ये भी Q है। अब ये कहता है इस त्रिभुज की भुजा है वो L है, इसका केंद्रक यहाँ होता है केंद्रक O, इस केंद्रक पर Q आवेश रखा हुआ है, O बिंदु पर आवेश Q रखा है इस O बिंदु पर। तो इस पर परिणामी बल निकालना है। तो हम इसका आंसर निकालते हैं और आप कोशिश करना इसके आंसर को समझने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप पूरा ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए हमने मान लिया, सबसे पहले तो हम ए पर रखे आवेश चित्र से
ए बिंदु पर रखे आवेश के कारण ओ पर बल, एफ नाम दे दिया, F1 कह दो इसको या FA कह दो। अब इसके कारण हम यहां बल निकालना चाहते हैं इस बिंदु पे। दूरी तो A से O हो जाएगी। सूत्र हमारे पास बल का है K Q1 Q2 बटे हुए दूरी A से O का वर्ग, यही बनेगा। प्रतिकर्षण होगा तो दिशा क्या हो जाएगी, दिशा A से O की ओर, ये दिशा बनेगी। A से O की ओर नीचे की तरफ दिशा बनेगी। अब यहां इंपॉर्टेंट बात जो चलती है दूरी की चलती है, A से O की, इस बिंदु से इस बिंदु तक। ये ज्योमेट्री से समझाता हूं मैं आपको, समझने की कोशिश करना। ये आपकी त्रिभुज है। पहले हम इसी की चर्चा कराएंगे, ABC। ये है, ये बिंदु आपका O है। देखिए केंद्रक जो होता है सभी सिरों से बराबर दूरी पे होता है। A से O की दूरी, B से O की दूरी, C से O की दूरी बराबर होती है। यानी हमें यह पता लग गया A से O बराबर है, B से O बराबर है, C से O बराबर है। निकालना है, मैं इनको हटा दूं एक बार। मैंने क्या किया, ये O बिंदु है, A से एक लंब डाल दिया, सामने वाली भुजा पे P पे लंब डाल दिया, इस भुजा के बिंदु P पर। ये जो केंद्रक होता है ये इस भुजा को 2:1 में काटता है। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने। यानी किस अनुपात में, इसका मतलब ये हुआ A से O और O से P का अनुपात 2:1 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने की चीज है। यानी केंद्रक इस भुजा के इस लंब को 2:1 में काटता है। स्वाभाविक सी बात है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि AO का मान 2/3 भाग है AP का। ये भी कह सकते हैं। कैसे कहा है ये 2 भाग हैं, ये 1 भाग है। कुल भाग कितने हो गए, 3। कुल भाग कितने हैं, 3। 3 में से इसके 2 भाग हैं। कुल कितनी है, A से P, A की से P के 2 भाग ये हैं, तो 2/3 भाग हो गया। नीचे वाली कितनी हो जाएगी, 1/3 भाग हो जाएगी। यहां तक ये समझ में आ गई होगी। तो मैं इस चीज को हटा देता हूं, आप लिख जरूर लेना साथ साथ। तो यहां हमें ये पता लग गया 2/3 भाग हैं ये AP का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, साथ साथ लिख लेना, समझ लेना। फिर दोबारा बता देता हूं मैं, किसी त्रिभुज का केंद्रक उसके अभिलंब को 2:1 में काटता है। तो इसका मतलब ऊपर 2 भाग है, नीचे 1 भाग है। पूरी भुजा के 2 भाग ऊपर, और पूरी भुजा 3 भागों में टूटी हुई है, तो 2/3 भाग हो जाएंगे। यानी चाहे B से O ले लो, C से O ले लो, सारी यही दूरी होगी। अब ये कौन, लंबाई कितनी दे रखी है, L। ये भुजा L है, ये कुल L होती है, लेकिन लंब समद्वि भाजक होता है सामने वाली भुजा का। इसका मतलब ये 2 बराबर भागों में तोड़ देगा। ये भी L/2। AP का मान निकाल लो। त्रिभुज ABP में समकोण त्रिभुज है ABP में, तो हमें पता है कर्ण A से B, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार B से P का वर्ग, लंब P से A यानी A से P का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय सब जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का। A से B की दूरी कितनी है, L, ये कितना हो गया, L का वर्ग। BP कितना, L/2 का वर्ग करोगे तो L²/4, और ये हो गया AP का वर्ग। साधारण सा गणित है, AP का वर्ग निकाल लो। ये L/2 इधर जाएगा, तो ये AP का वर्ग बराबर हो गया L का वर्ग घटा L का वर्ग बटे 4। इसको एक करके लघुत्तम ले लो,
लघुत्तम लेंगे तो ए पी का वर्ग आपका आ गया एल का वर्ग बटे 3, 4, 3 एल का वर्ग बटे 4 ये बचेगा, क्योंकि 4 एकम 4 में से गया 3, 3/4 साधारण गणित। और ए पी निकालोगे तो वर्गमूल 3/2 एल। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं गया हूं, पहले मैं इसके गणित को समझ रहे हैं हम। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और ये निकालना सीख लें। तो इससे फायदा क्या हो गया, इस वैल्यू को देखिए, मैं इसको दोबारा लिखता हूं, यहां लिखता हूं। अतः ए से ओ बराबर है, बी से ओ बराबर है, सी से ओ बराबर है 2/3 एपी। और एपी की वैल्यू हमने निकाल ली 2/3। एपी की वैल्यू कितनी है, गुणा में वर्गमूल 3/2 एल। 2 से 2 काट दो, हटा दो इसको मैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं सिंपल सी भाषा में चलता हूं। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, ऊपर वर्गमूल 3 है एल और नीचे 3 है, तो इसको क्या लिख देंगे, एल बटे वर्गमूल 3। ये दूरी हमने निकाल ली, सब दूरी निकल गई। अब वैल्यू रख लो इसमें, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अतः एफ ए का जो मान हुआ वो कितना आ जाएगा, के क्यू कैपिटल क्यू बटे ए ओ का वर्ग, इसका वर्ग करो तो क्या बन जाएगा, एल का वर्ग बटे 3। 3 ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये बन गया 3 के क्यू क्यू अपॉन एल का वर्ग। ये समीकरण 1। इसी प्रकार अब बी के कारण बल देखो, एफ बी, या इनको ऐसे कह लो, ए के कारण ओ पे था तो ए से ओ कह लो, इसको बी से ओ कह लो, ये बल हो जाएगा। अब ये बल जो लगेगा, इसका बल तो इधर हो गया, ये एफ ए ओ है, ये दिशा। बी वाले का इधर दिशा हो जाएगी, एफ बी ओ हो जाएगा। लेकिन एफ बी ओ का मान भी इतना ही आएगा, के क्यू कैपिटल क्यू बी से ओ का वर्ग। लेकिन दूरी तो यही है, बी से ओ भी, तो ये भी सूत्र कितना हो गया, 3k क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ये समीकरण 2, लेकिन दिशा अलग आई है। एफ सी ओ निकाल लो, ये भी इतना ही हो जाएगा, बस अंतर क्या रहेगा, इसका और इसका बल निकालोगे तो दिशा इधर हो जाएगी, ये एफ सी ओ, ये दिशा हो जाएगी। तो एफ सी ओ की वैल्यू भी यही होगी, के क्यू क्यू अपॉन सी ओ का स्क्वायर, और सी ओ का दूरी भी यही है, तो 3 के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ये तीसरा समीकरण हो गया। हमने सारे बल निकाल लिए, परिणामी बल पे जाना है हमें। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसको ऊपर से मैं साफ करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, क्योंकि हमारा काम है ओ बिंदु पर परिणामी बल निकालना, और मैं उसी तरफ जाऊंगा। अब देखिए चित्र से आप देखेंगे तो एफ बी इस दिशा में है, एफ ओ या सी ओ इस दिशा में है। इन दोनों के बीच में ये कोण कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण है, दो बल हैं उनके मध्य 120 का है। तो इन दोनों का परिणामी चित्र से एफ बी ओ व एफ सी ओ के मध्य, मैं लिख रहा हूं साफ साफ, 120 डिग्री का कोण है। अतः इनका परिणामी मान का सूत्र हमें याद है। परिणामी क्या होता था, दो सदिश दे रखे हो तो परिणामी निकालने का सूत्र होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। 11वीं क्लास का सदिश त्रिभुज सदिश नियम था ये। तो देखिए अब हम इसका और इसका परिणामी मान, उसका नाम दे देता हूं मैं BC, क्योंकि ये बी और सी का परिणामी मान है। तो सूत्र क्या बन जाएगा, रूट में एफ बी ओ का वर्ग
FCO का वर्ग प्लस 2 FBO और FCO कोस ऑफ 120 डिग्री। रख दे वैल्यू FBO का स्केयर। अब यहां देखोगे BO और CO के मान एक जैसे हैं, तो दोनों मान रखो, तो इसका स्केयर करो तो 3KQ कैपिटल Q अपॉन L स्केयर का वर्ग कर दिया हमने। ये स्केयर है, L स्केयर का वर्ग प्लस इसका मान रखोगे तो यही है KQQ अपॉन L स्केयर का वर्ग है प्लस 2 गुणा में FBO का मान रखो 3KQ Q अपॉन L स्केयर, CO का मान रखो तो ये भी 3KQ Q अपॉन L स्केयर, और कोस 120 का मान होता -1/2 और इसका वर्गमूल ले लो। इसका वर्गमूल ले लेंगे, कोस 120 यानी कि कोस 180 - 60 सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। इसको इससे काट दो, अब सोल्व कर लो। देखिए ये 2 से 2 कट गया, ये बच गया हमारे पास रूट, ये हो गया 3KQ Q अपॉन L स्केयर का वर्गमूल वर्ग, ये भी ऐसे का ऐसा QQQ L स्केयर का होल स्केयर, ये माइनस में आ गया 3KQ Q अपॉन L स्केयर का वर्ग, क्योंकि ये भी 2 बार है, इससे ये कट जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब देखिए क्या बच गया, सिर्फ ये अंक बचा और इसका वर्ग है, वर्ग वर्गमूल से कट जाएगा, तो FBC का मान क्या आ जाएगा 3KQQ अपॉन L स्केयर, ये परिणामी मान हो गया। लेकिन इसकी दिशा आप देखिए, इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इन दोनों का परिणामी मान इस दिशा में होगा, ये FBC की दिशा ये है, यानी हम कह सकते हैं O से A की ओर दिशा किधर होगी, इसकी दिशा है O से A की ओर। अब हम बात करते हैं, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब 2 बल बच गए हमारे पास, अतः F1 जिसका मान था 3KQQ अपॉन L स्केयर और इसकी दिशा थी A से O, और एक बच गया हमारे पास FBC, इसका मान भी यही है QQ अपॉन L स्केयर और इसकी दिशा है O से A। तो ये दोनों विपरीत हो गए ना और समान है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः F1 व FBC परस्पर समान व विपरीत हैं। ये एक दूसरे को निरस्त करेंगे, निरस्त करेंगे, निरस्त करेंगे तो परिणामी बल, अतः O पर या कैपिटल O पर रखे कैपिटल Q आवेश पर परिणामी बल बल 0 होगा। कितना हो जाएगा, 0। ये ऐसे क्वेश्चन हल करते हैं, इस तरीके से इसका पूरा गणित समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या हो सकता है अलग अलग क्वेश्चनों में, भाई इनकी प्रकृति अलग दे देंगे, तो आपको क्या करना है, आकर्षण या प्रतिकर्षण सिर्फ दिशा बदलेंगी, इतना सा अंतर देखना है और उस हिसाब से हमें वैल्यू को सेट कर देना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कूलम्ब बल बहुल आवेशों, क्योंकि आवेश 3 थे ना, तो ये भी आवेशों के निकाय के कारण है। वर्ग के कोनों पे रख के दे सकता है, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको प्रोसेस समझ में आनी चाहिए और हम प्रोसेस समझ में आते ही इस क्वेश्चन को कर देंगे। ये आपको नहीं दिखाई दिया हो तो ये सूत्र मैं यहाँ थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, 2AB कोस थीटा ये होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कुछ टॉपिक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम विद्युत बल रेखाएं, और विद्युत बल रेखाओं के बाद विद्युत फलक्स, और विद्युत फलक्स के बाद हम गाउस लॉ यानी गाउस का नियम
और उसके अनुप्रयोग की चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सबका।